नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें अपने नेक्स्ट जो क्रॉप है आज अपन डिस्कस करेंगे अनार पर। एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, राजस्थान में इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन करें तो वैज्ञानिक नाम इसका है पुर्निका ग्रेनेटम। कुल इसका है फैमिली पुर्निकेसी। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n बराबर 18। अगर आधारीय गुणसूत्र पूछे तो 9 हो जाएंगे ना, 2n बराबर 18 है तो n बराबर 9। ठीक है, खाने योग्य भाग जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट। और फल प्रकार ब्लू स्टार। ठीक है, उत्पत्ति स्थान ईरान। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके एक तो सीधा सीधा प्रश्न कई बार फल प्रकार का पूछ लिया जाता है कि भाई अनार का फल प्रकार क्या है। ठीक है, तो फल प्रकार इसका ब्लू स्टार है, ध्यान रखना। दूसरा खाने योग्य भाग से भी पूछ लिया जाता है, तो खाने योग्य भाग इसका जूसी सीड कोट है। इसके अलावा अगर हिंदी में बात करें तो बीजावरण आ सकता है, और इसके अलावा एरिल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एरिल। तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए आपको इन पे क्लिक करना है। ठीक है, जूसी सीड कोट या बीजावरण या फिर एरिल, इन तीनों में से ध्यान में रखना। ठीक है, तीसरा इसमें उत्पत्ति स्थान है, तो इसका उत्पत्ति स्थान है ईरान। ठीक है, अब देखो अपने कंफ्यूज क्या होते हैं, एक तो ये जो अनार है, दूसरा खजूर है। ठीक है, तो खजूर का उत्पत्ति स्थान है वो इराक है और इसका अनार है, तो दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे भी ट्रिक बना करके आप याद करो तो याद कर लेना, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन है अपने, या तो अनार में होता है या खजूर में। इराक और ईरान में दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी फैमिली पुर्निकेसी है और पुर्निका ग्रेनेटम इसका बोटेनिकल नेम है। 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या इसमें 18 होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अनार है वो कुष्ठ रोगियों के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब देखो आपने कहावत सुनी होगी, अनार में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो अपने रोग निवारण के काम में आते हैं। जैसे वो कहावत है ना कि एक अनार 100 बीमार, है ना, तो कुष्ठ रोगियों के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें जलवायु देखें तो जलवायु इसकी रहती है उष्ण से उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय इसकी याद कर लेना। ठीक है, उस उपोष्ण जलवायु है वहाँ पर ये सर्वोत्तम होता है। ठीक है, इसके अलावा नॉन क्लाइमेट्रिक है, यानी कि पकने के बाद में तोड़ने के बाद में नहीं पका सकते, नॉन क्लाइमेट्रिक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अनार है, उत्पादन की बात करें इसका उत्पादन देखो विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक भारत में होता है, और भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, यहाँ पर इसकी खेती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें जो जंगली प्रजाति होती है अनार की, जंगली प्रजाति होती है, जंगली प्रजाति उसको दारू या दाड़िम कहा जाता है, दारू या दाड़िम कहा जाता है ना, दारू या दाड़िम कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। इसके बाद में अगर खजूर से अनार से अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो अनार अनुसंधान संस्थान है,
अनार अनुसंधान संस्थान सोलापुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र। ठीक है। राजस्थान में इसका उत्कृष्टता केंद्र की बात करें, अनार उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन पोमेग्रेनेट है ना, अनार उत्कृष्टता केंद्र, अनार उत्कृष्टता केंद्र है डिंडोल, डिंडोल है बस्सी जयपुर में। ठीक है, जयपुर भी सीधा ऑप्शन आ सकता है, बस्सी भी आ सकता है और डिंडोल तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ना अनार उत्कृष्टता के अंदर, ये तो पिछले सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। और अनार उत्कृष्ट अनार का जो एनआरसी है या अनार अनुसंधान संस्थान है वो सोलापुर महाराष्ट्र में है। और ये थोड़ी सी जनरल चीज़ें हैं वो थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो मृदा है वो बलुई दोमट रहती है। सभी जितने भी अपने फ्रूट्स वगैरह है सभी में मृदा है वो बलुई दोमट उपयुक्त रहती है ना, तो इसके बारे में अपने डिस्कस कर चुके। और अनार का जो पौधा है वो सूखा सहनशील है, सूखे की सहन करने की क्षमता है और पाला भी सहन करने वाला है। ठीक है, पाले का भी इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसमें नेक्स्ट है प्रवर्धन की। अनार में जो प्रवर्धन होता है वो कलम द्वारा और गुट्टी द्वारा, कलम व गुट्टीदार, ठीक है, दोनों के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। लेकिन व्यावसायिक विधि इसकी है कलम द्वारा, और कलम में भी इसकी है सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग। ठीक है, अब देखो कटिंग तैयार करने का जो समय है, कटिंग तैयार करने का समय वो है फरवरी माह में कटिंग है वो तैयार करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर अपन बात करें, अगर गुट्टी बांधना है अपने को, है ना, जैसे गुट्टी मेथड से अपन पौधे तैयार करने हैं, तो गुट्टी बांधने का समय है, गुट्टी बांधने का समय गुट्टी बांधने का जो उपयुक्त समय है वो है वर्षा ऋतु। ठीक है, जून जुलाई में अपने गुट्टी बांधने का काम करेंगे। ठीक है, ये तो जानते हो ना गुट्टी जिसको बोलते हैं एयर लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो एयर लेयरिंग के द्वारा ज़्यादातर जो पौधे हैं वो नींबू वर्गीय में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा लीची है, अमरूद है, अनार है, इनमें भी गुट्टी के द्वारा पौधे तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसकी व्यावसायिक विधि पूछे तो व्यावसायिक विधि है सेमी हार्डवुड कटिंग। ठीक है, अगर सीधा कटिंग आ जाए तो कटिंग कर देना, नहीं सेमी हार्डवुड कटिंग आए, है ना, तो सेमी हार्डवुड कटिंग कर देना। ठीक है, इसके बाद में प्लांटिंग जो पौधरोपण है, पौधरोपण दूरी 5 × 5 मीटर रखते हैं इसमें। ठीक है, 5 × 5 मीटर। गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार इसमें रखते हैं 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो प्लांटिंग करने का जो समय है यानी कि पौधरोपण का समय, तो पौधरोपण इसमें करते हैं अपन जून जुलाई में, जून जुलाई में। ठीक है, अब पौधरोपण जून जुलाई में कर रहे हैं तो गड्ढे खोदने का समय क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पता है कि गड्ढा 1 महीने पहले खोदा जाता है ना, तो इसका 1 महीने मई जून में इसमें अपन गड्ढे खोदने का काम करेंगे। ठीक है, अगर अपने पास सिंचाई की सुविधा है ना, सिंचित क्षेत्र है अपने पास है, तो इसमें अपन फरवरी मार्च में भी पौधे लगा सकते हैं, फरवरी मार्च में भी पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना। प्रवर्धन में कलम और गुट्टी दोनों द्वारा इसमें पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और जो इसकी व्यावसायिक विधि है वो है सेमी हार्डवुड कटिंग, और कटिंग तैयार करने का जो समय है वो फरवरी माह, और गुट्टी बांधने का जो समय है वो वर्षा ऋतु है। और पौधरोपण की जो दूरी है वो 5 × 5 मीटर रखते हैं। गड्ढे का आकार 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो पौधरोपण का समय है वो है जून जुलाई, और सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर अपने फरवरी मार्च में पौधे रोपने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें अपने इम्पोर्टेंट वैरायटियाँ हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं। वैरायटी, ठीक है, अब वैरायटी में देखो एक तो नरम बीज वाली होती है, या नरम फल बोल सकते हैं, नरम फल
यानी कि जिसके सीड है थोड़े नरम रहते हैं। तो इनमें देखो इम्पोर्टेंट है जालोर सीडलेस, और जोधपुर रेड, इसके अलावा मर्दुला, और इसके अलावा बगवा, गणेश, और इसके अलावा इसमें आपके एक है G137। ये वेराइटियां हैं, इनके जो बीज है वो थोड़े नरम होते हैं। ठीक है, जालोर सीडलेस, जोधपुर रेड, मर्दुला, बगवा, गणेश और G137। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य किस्में हैं। अन्य किस्मों में आ जाएगी फूले अरकता, फूले अरकता कंदारी, इसके अलावा मस्कट और ज्योति, सुपर बगवा, इसके अलावा वंडर, अमली दाना, आलंदी, डोलका, इसके अलावा रूबी और नाथा, कावेरी। बस ये कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ठीक है ना, तो इनके बारे में थोड़ा सा तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैरायटी कौन कौन सी है। ठीक है, अब वैरायटी का पता होने के बाद में आपको थोड़ी सी इनकी विशेषताएं हैं वो भी याद करनी पड़ेगी कि कौन सी वैरायटी की कौन सी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अब देखो जो जालोर सीडलेस है ये राजस्थान में उगाई जाती है। सीडलेस आ रहा है तो मतलब सीड रहित है, बीज रहित है। ठीक है, और राजस्थान के लिए उपयुक्त है। ये जो जोधपुरी रेड है, जोधपुरी रेड की विशेषता है कि इसमें जो एक डिजीज रखती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है फलों का फटना। ठीक है, तो ये समस्या इसमें नहीं होती। ठीक है, फलों के फटने की समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या रहित। ठीक है, इसके अलावा बगवा है, तो बगवा जो वैरायटी है वो सबसे अधिक महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाई जाती है। इसका दूसरा नाम है वो सिंदूरी है। सीड एकदम रेड कलर का होता है। ठीक है, और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। लगभग पूरे भारत में जो सबसे अधिक उपज देने वाली वैरायटी है वो बगवा है। ठीक है, इसके अलावा गणेश है, तो गणेश महाराष्ट्र की गणेश है वो महाराष्ट्र की उन्नत किस्म है, महाराष्ट्र की उन्नत किस्म राजस्थान में भी लगाई जाती है। और इसका जो सबसे पहले तैयार करने का जो श्रेय जाता है, यानी कि ये वैरायटी डेवलप करने का श्रेय जाता है, वो है GS चीमा। GS चीमा ने 1936 में इसको तैयार किया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो कंधारी वैरायटी है आयात की हुई ये वैरायटी है, ये बाहर से विदेशों से आयात की थी और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाती है। ठीक है, और ये जो वंडर फसल है, वंडर किस्म है, ये USA से आयात की गई थी और ये सर्वाधिक इसके जो फल होते हैं ना वो सबसे बड़े होते हैं। 750 ग्राम के समथिंग इसमें फ्रूट आते हैं। ठीक है, 750 ग्राम का फल आता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो अमली दाना है ये भी इम्पोर्टेंट वैरायटी है। और ये जो डोलका है ये गुजरात क्षेत्र में ज़्यादा उगाई जाती है, गुजरात क्षेत्र में ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ थी जिनके बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कस किया कि भाई जो नरम फल वाली है वो जालोर सीडलेस, जोधपुर रेड, मर्दुला, बगवा, जिसका दूसरा नाम सिंदूरी है। ठीक है, अब इनको आप कैसे भी याद करो, चाहे ट्रिक बना के याद करो, कैसे भी याद करो, क्योंकि कोई सी भी वेराइटी आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई कंधारी किसकी किस्म है ना। विशेषता अगर आपसे नहीं पूछे तो सीधा पूछ लेंगे कि भाई कंधारी उन्नत किस्म है वो किसकी है, या सुपर बगवा किसकी है, वंडर किसकी है। तो ये वेराइटियाँ आपको एक बार याद करनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद में वेराइटियों के बाद में अगर अपन बात करें इसके प्रमुख कीट और रोग की बात करें तो कीट की बात करें तो इसका प्रमुख कीट है अनार की तितली। अनार की तितली, ठीक है। इसका आपको साइंटिफिक नाम भी याद करना पड़ेगा। साइंटिफिक नाम इसका है विराकोला, विराकोला आइसोक्रेटस, आइसोक्रेटस। ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना। कई बार आपके सीधा प्रश्न ऐसे दे दिया जाता है कि निम्न में से अनार का प्रमुख कीट है, ठीक है। वहाँ पर आपके ऑप्शन है वो अनार की तितली नहीं दे करके ये सीधे साइंटिफिक नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो अनार की तितली होती है ये पुष्पकलिका के ऊपर अंडे देते हैं ना, पुष्पकलिका पर अंडे देती है, ठीक है। और देखो इसके जो ये अनार की तितली है, एक तो ध्यान रखना कि अनार का प्रमुख कीट है, दूसरा इसका जो साइंटिफिक नेम है वो विराकोला आइसोक्रेट्स है, दूसरा अनार की तितली है वो पुष्पकलिका के ऊपर अंडे देती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो इसके ऊपर कीट है वो है बरूथी, ठीक है। बरूथी का जो अटैक है ना, अटैक सितंबर में ज़्यादा रहता है, ठीक है। सितंबर माह में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें छाल भक्षक भी लगता है, जो अपन 2-3 फ्रूट क्रॉप में पढ़ चुके है ना। जैसे मैंगो में अपने पढ़ा था छाल के अंदर है, अंदर कीट घुस जाता है और अंदर ही अंदर छाल को नुकसान पहुंचाता रहता है, ठीक है। तो छाल भक्षक का अगर अपने साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका कर लेना ईडरबेला स्पीशीज, ठीक है। और इसके बाद में देखो छाल भक्षक है, छाल को ये अंदर से खा रहा है। इसकी छाल में एक ये और लिख लेना, छाल में टेनिन पाया जाता है। जो अनार है, अनार की छाल में टेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में रोग की बात करें तो रोग इसमें देखो एक तो लगता है पत्ती धब्बा रोग और एक लगता है जीवाणु धब्बा रोग, जीवाणु धब्बा, ठीक है। अब जीवाणु धब्बा है तो आपको पता होगा कि जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास, जेंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस, जेंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस, पीवी पुनिकेसी, ठीक है। तो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। रोग से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से आपके प्रश्न नहीं आता, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बस कि जीवाणु पत्ती धब्बा रोग है और जेंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस वेराइटी पीवी पुनिकेसी के द्वारा होता है। इसके अलावा एक जो आपके रोग और है वो है पत्ती धब्बा, ठीक है। पत्ती धब्बा जो रोग है वो कवक के द्वारा होता है और सर्कोस्पेरा इसका कवक का नाम है, सर्कोस्पेरा पुनिका, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना जनरली, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रमुख कीट और बीमारियां थी। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपका अनार की तितली है। अनार की तितली है वो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, अनार की तितली में जो अपन कंट्रोल करते हैं ना, कई बार कंट्रोल पूछ लेते हैं, तो इसका कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे? फ्रूट रैपिंग के द्वारा करते हैं ना, फ्रूट रैपिंग
अब फ्रूट रैपिंग क्या होता है, देखो अनार में जब अनार की जो तितली होती है, आपको पता है कि भाई ये पुष्प कलिका के ऊपर अंडे देती है ना, पुष्प कलिका के ऊपर अंडे देगी तो वहां से सीधे जो इसकी लार्वा है वो सीधे सीधे फल के अंदर चले जाएंगे और फल को अंदर से खराब कर देंगे, ठीक है। तो इससे या फिर वहां से अगर दूसरी जगह से कोई भी कीट इंसेक्ट वगैरह आ रहा है तो अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे इसका फल है तो फल के ऊपर पॉलीथीन से फल है वो ढक देंगे, ठीक है। और पॉलीथीन से फलों को ढकने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं फ्रूट रैपिंग। और जब पॉलीथीन से ढक देंगे, ऊपर पॉलीथीन बांध देंगे तो कीट अंदर जाने के चांस है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फ्रूट रैपिंग का संबंध पूछ लिया जाता है कई बार, फ्रूट रैपिंग का संबंध किससे है, अनार की तितली से, ठीक है। उपज की बात करें, उपज इसमें होती है 20 से 22 केजी प्रति वृक्ष, ठीक है। जब पौधा 4 से 5 वर्ष की उम्र का हो जाए, है ना, तब इसमें व्यावसायिक जो उपज है वो काउंट करते हैं और व्यावसायिक उपज इसकी होती है 20 से 22 केजी प्रति वृक्ष, ठीक है। ये जो अपने अनार की जो फसल है वो कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट जो अपन है इसमें देखो एक चीज़ अपने छूट रही है, अनार में पुष्पन का जो समय है वो भी देख लेते हैं। तो अनार में जो पुष्पन होता है, देखो अनार है, अमरूद है, नींबू वर्गीय है, इनमें साल में 3 बार पुष्पन होता है। नींबू वर्गीय में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अनार और अमरूद है इसमें 3 बार पुष्पन होता है, 3 बहार होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बहार किसे कहते हैं, तो जो अमरूद है या फलों जो भी फ्रूट है या जो पौधे हैं, पौधे में पुष्पन आने की जो क्रिया होती है उसको बहार कहा जाता है, ठीक है। और जब पुष्पन को रोकते हैं तो बहार नियंत्रण हो जाएगा ना, फलों में पुष्पन को रोकने की क्रिया क्या कहलाती है, बहार नियंत्रण, ठीक है। अब देखो इसमें जो पुष्पन है वो 3 प्रकार से आता है, 3 बहार इसमें होती है। एक तो इसमें अम्बे बहार, दूसरी है मृग बहार, और तीसरी है हस्त बहार, ठीक है। अब देखो जो मृग अम्बे बहार है इसमें पुष्पन का समय रहता है फरवरी मार्च, ठीक है। और मृग बहार है इसमें पुष्पन का समय रहता है जून जुलाई। और हस्त बहार है इसमें पुष्पन का समय रहता है अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो अपने को यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एक तो बाहर में पुष्पन का टाइम पूछा जाता है, ठीक है, पुष्पन किस समय होता है। दूसरा पूछा जाता है कि फलन कब होता है, ठीक है। तो एक तो आप जब प्रश्न करो तो थोड़ा सा सीरियसली होकर के पढ़ना पेपर को कि उसमें पुष्पन पूछ रखा है या फिर फलन पूछ रखा है। कई बार क्या होता है सीधा पूछ लेते हैं कि मृग बहार में फलन कब होता है और अपने सीधा सीधा याद किया हुआ रहता है जून जुलाई, ठीक है। तो वहाँ पर वो पूछ फलन का रहा है और अपन कर रहे हैं पुष्पन, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो पेपर आपको थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ना होगा अगर अपने को प्रश्न है वो सही करने हैं तो, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो पुष्पन है वो अम्बे बहार है, उसमें कब होता है फरवरी मार्च में। अम्बे बहार का मतलब क्या है कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, जैसे आम में पुष्पन होता है वो आपको पता है फरवरी मार्च में होता है, तो आम से आम्बे हो गया आम में, और अम्बे बहार में पुष्पन का जो समय है वो फरवरी मार्च है, ठीक है। दूसरा जो मृग बहार है, मृग बहार में जून जुलाई में होता है, सभी को याद रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा जो पुष्पन का समय है, तीसरी बहार है वो हस्त बहार है, ठीक है। तो हस्त बहार में आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, हस्त या फिर अस्त, जैसे सूर्य अस्त हो रहा है तो लास्ट का टाइम रहता है ना, इसी प्रकार हस्त से थोड़ा याद कर लेना कि भाई मंथ की जो लास्ट स्टेज आती है वो हस्त बहार में आती है। पुष्पन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो हस्त बहार का टाइम रह जाएगा अक्टूबर नवंबर। अब देखो इसमें फलन का टाइम पूछे आपसे कि भाई फलन कब होता है, ये तो अपन पुष्पन की बात कर रहे हैं ना, पुष्पन हो गया, पुष्पन का जो समय है वो फरवरी मार्च हो गया, जून जुलाई हो गया, अक्टूबर नवंबर आ गया। अगर अपन फलन का टाइम पूछ ले कि भाई फलन कब होता है, तो पुष्पन के 5 से 6 माह बाद में फलन होता है, 5 से 6 माह बाद में फलन होता है, ठीक है। अब अपने पूछ ले कि भाई अम्बे बहार में फलन कब होगी, तो इसमें 5 महीने ऐड कर दो, है ना, फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो इसमें जून जुलाई में पुष्पन हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे, इस प्रकार से इसमें आपको
ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 5 से 6 महीने बाद में इसमें फलन होता है और पुष्पन का समय आपको याद कर लेना, तीनों याद कर लेना, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के लिए सर्वोत्तम बहार कौन सी है। तो राजस्थान के लिए जो सबसे उत्तम बहार है वो है मृगबार, क्योंकि मृगबार इसीलिए, एक तो देखो वैसे अपन बाहर की जो डिटेल है वो अपने नेक्स्ट जो क्रॉप आएगी अमरूद में डिटेल से करेंगे। फिर भी बाहर है वो एक तो डिपेंड किस पे करती है, यानी कि किसके ऊपर निर्भर करता है बाहर लेना या नहीं लेना, ठीक है। तो बाहर लेना या नहीं लेने के अगर अपन बात करें तो एक तो जो फल है उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है, ठीक है, फल की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करती है कि बाहर कौन सी बाहर अपन लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बाजार की मांग क्या है, बाजार मांग के ऊपर भी निर्भर करता है। और तीसरी है सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा। अब इसके ऊपर बाहर है वो डिपेंड करती है कि भाई अपने को कौन सी बाहर लेनी है, ठीक है। अगर बाजार की मांग है ना, कौन बाजार की इस समय अगर अमरूद की ज़्यादा मांग है तो अपन कौन सी बाहर लेंगे, ठीक है। और फल की गुणवत्ता कौन सी बाहर में फल है वो अच्छी क्वालिटी वाले आते हैं, कौन सी बाहर में क्वालिटी वाले फल नहीं आते, उसके ऊपर निर्भर करता है। और तीसरी सिंचाई की सुविधा, जैसे अपने पास पानी की सुविधा नहीं है तो अपन क्या काम करेंगे, अमृत बाहर लेंगे, क्योंकि जून जुलाई में बारिश वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बाहर का ये भी ध्यान रखना कि बाहर लेना किसके ऊपर निर्भर करता है, फल की गुणवत्ता, बाजार की मांग, सिंचाई की सुविधा, ठीक है। अब बाहर जो कंट्रोल है, बाहर का नियंत्रण है, ये सारा का सारा अपन है उसमें कर लेंगे, सभी में एक जैसा ही रहता है। अमरूद में भी ऐसा ही है, अनार में भी ऐसा ही है। और आपके जो भी बाहर नियंत्रण का प्रश्न पूछे तो वो सारा का सारा अपन जो डाउट है वो अपन कर लेंगे अमरूद में, ठीक है। थैंक यू।